महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। मैंने तय किया सवेरे जाकर सबसे पहले मुझे सुरेंद्र दादा से सारी बातें पता करनी होंगी, मगर अगले कुछ दिनों तक मैं इस सारी परेशानी से दूर रहा क्योंकि अचानक ही मुझे एक सेमिनार अटेंड करने के लिए शहर जाना पड़ गया। वैसे तो सेमिनार 2 ही दिन का था, मगर उसके बाद एक वर्कशॉप था और ये वर्कशॉप मेरे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो 2 दिन 7 दिन में बदल गए और 7 दिनों तक मैं इन सब से दूर रहा। दूर रहने के साथ साथ इस बात का भी एहसास हुआ कि वहाँ पर मुझे किसी भी तरह का कोई भी सपना वगैरह नहीं दिखा। शायद ग्रामीण परिवेश के पिछड़े वातावरण ने मेरे साथ तारमयता नहीं बैठा पाया था मैं, और इसी के चलते हेलुसिनेशन का शिकार हो गया था। इसीलिए अजीब अजीब सपने देख रहा था। जब लौटा तो एक और मुसीबत सर पर खड़ी थी। मिनती कुछ दिनों से नहीं आ रही थी। घर पर बाबूजी और मालती दोनों मिलकर ही सब कुछ संभाल रहे थे। मालती बेचारी घर का सारा काम अकेले हाथों से कर रही थी, ऊपर से चिक्कू उसे भी संभालना था। बाबूजी भी इस हालत में उसका साथ दे रहे थे। हालांकि मैं वर्कशॉप में बिजी हूं जानकर ही उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों से सुरेंद्र भी घर की तरफ नहीं निकला था। मैंने तुरंत ही उसे कॉल लगाया, मगर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरे मन में एक शंका जाग उठी। मैं तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। पहुंचकर देखा सुरेंद्र अपनी कुर्सी पर टेबल की तरफ देख के चुपचाप बैठा हुआ था। मुझे देखते ही चौंक पड़ा। अरे डॉक्टर साहब, आप कब आए? बस अभी आया हूँ। ये सब हो क्या रहा है? मिनती कुछ दिनों से काम के लिए नहीं आ रही है, घर में कितनी परेशानी हो रही है, तुम भी उधर नहीं आए और तुम्हारा फ़ोन वो क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? असली में फ़ोन घर भूल आया हूँ और चार्ज न होने की वजह से शायद बंद हो गया है। मिनती के नातिन को सांप ने काट लिया है, उसी से उसकी मौत हो गई है। अब ऐसे दुख भरे समय में वो आपके घर कहाँ आएगी? अरे ये कैसे हुआ? ओफ, ये तो बड़ी दुखद खबर है। अच्छा, उसकी ये बेटी रहती कहाँ है? ज़्यादा तो मुझे कुछ पता नहीं है, मगर सुना है वो अब जिंदा नहीं है। इसके बाद सुरेंद्र बड़ा सा रजिस्टर निकालकर कुछ एंट्री करने लगे। मैं वहीं पास की चेयर पे बैठ गया और बैठते ही बोला, अच्छा सुरेंद्र, एक बात पूछनी थी। जी पूछिए, जानता होऊंगा तो जरूर बताऊंगा। ये नीलू कौन है? मुझे ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए सुरेंद्र का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसके बाद खुद को संभाल कर वो बोले, अब मैं भी तो यहाँ ज़्यादा समय से नहीं हूँ, इसलिए, मगर आपने ये नाम कहाँ से सुना? वो एक दिन मिनती दी ही बोल रही थी। असली में एक दिन सवेरे मैंने डरावना सपना देखा और हड़बड़ा कर उठा। उठकर देखा कमरे के एक कोने पर वो खड़ी थी और कह रही थी, नीलू आ गई है, नीलू आ गई है। अच्छा, आप जानते हो उसका घर कहाँ है? जानता हूँ, मगर एक बात कहूँगा सर, ये सब लेकर जितना आप दिमाग कम लगाएंगे उतना अच्छा है। जानते तो हैं, गांव के लोग हैं, इनके 10 तरह के अंधविश्वास होते हैं और वैसे भी हम लोग कामकाजी लोग हैं। इन सब तरफ हमारा दिमाग लगाना क्या सही है? मैं कुर्सी से उठकर
जाने लगा। पीछे से सुरेंद्र बोले, आज आप आएंगे ड्यूटी में? नहीं, थकावट बहुत है, कोई इमरजेंसी हुई तो बुला लेना घर से। अच्छा, मिंती का घर कहाँ पर है? आप वो क्यों पूछ रहे हैं? जाएंगे क्या आप उधर? अरे आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खबर भिजवा दूंगा। नहीं, ऐसे दुख के समय में जाऊंगा, थोड़ा सोच रहा हूं। अच्छा, मैं दोपहर को आते समय आपको अपने साथ ले आऊंगा। आने के रास्ते में उसका घर पड़ता है, आप अकेले जाएंगे तो ढूंढ नहीं पाएंगे। मैं घर लौट आया, खा पी कर एक लंबी नींद मार ली। मगर दोपहर से शाम होने को आई सुरेंद्र का कोई पता नहीं। अंत में थक हार कर मैं खुद ही निकल पड़ा। मगर मिंती का घर ऐसे मुझे ज्यादा खोजना नहीं पड़ा, गांव के आखिरी तरफ पे ही था। एक मिट्टी का घर, ऊपर टीन की छत, चारों ओर लकड़ी का बाड़ा। देखने से ऐसा लगता था जैसे हम लोग बचपन में गांव के घर की ड्राइंग करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही कोई ड्राइंग सजीव रूप में मेरे सामने आ गया था। दरवाजे पर जाकर महसूस किया, अंदर किसी का कोई शब्द नहीं है। अब कोई है? दरवाजे पर 2-3 बार दस्तक भी दी, मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं, बिल्कुल शांति। गांव छोड़कर चली गई क्या? मेरी खटखटाहट और बुलाहट से आसपास के लोगों का ध्यान मेरी ओर खिंचा और मुझे देखते ही वो लोग पहचान गए। बहुत से लोग मेरे पास आ गए। उनमें से एक बोला, वो तो यहां नहीं है। अब कहाँ गई है? कब लौटेगी? अकेली औरत कब कहाँ रहती है, इसका कोई ठिकाना थोड़ी है। ये अंतिम शब्द मेरे कानों में जैसे गूंज उठे। मिंती ने आज तक बताया था कि उसके घर में बहुत सारे बच्चे हैं जो अंधेरा होने पर डरते हैं। मैंने एक बार फिर से पूछा, वो क्या यहाँ अकेली रहती है? अचानक उनको पीछे हटाती हुई एक बूढ़ी महिला उन सबके आगे आई और बोली, हाँ डॉक्टर, वो तो अकेली ही रहती हैं, अपनी बेटी। अचानक पीछे से एक आदमी बोल पड़ा, अरे बूढ़ी माँ क्या करती हो, संध्या के समय वो नाम मत लो। वो अचानक रुक गई, फिर बोली, उससे क्या काम था डॉक्टर? मुझे काम की महिला चाहिए कहकर मैं वहां से चला आया। अगले दिन सुबह तरफ ही सुरेंद्र मेरे घर का दरवाजा खोल के प्रविष्ट हो रहे थे। साथ में एक और लड़की थी। मुझे देखकर बोले, असली में डॉक्टर साहब, वो कल दोपहर को थोड़ा काम पड़ गया था, इसलिए नहीं आ पाया, इसीलिए सवेरे सवेरे उसे साथ ले आया हूँ। ये आपके घर का सारा काम कर देगी। लड़की ने घर का सारा काम समझ लिया और काम में लग गई। मैंने सुरेंद्र से कहा, आप हॉस्पिटल चलिए, मैं थोड़ा पेपर वगैरह जमा के आता हूँ। इसके बाद कुछ दिन ठीक ठाक ही बीते, फिर कोई भयानक सपने या कोई घटना नहीं हुई। नई काम वाली काम ठीक ठाक ही करती थी, मगर मिंती दी जैसी काम नहीं कर पाती थी। कई बार कई काम में भूल हो जाती थी। इधर मालती की तबीयत भी थोड़ी खराब जा रही थी। गांव में भी अचानक मलेरिया का प्रकोप फैला था। दोनों समय मरीजों की भीड़ लगी रहती थी। दोपहर को घर खाने आना भी मुश्किल था। ऐसे में मिंती दी की बहुत याद आती थी। एक दिन सुरेंद्र से पूछा मैंने, मिंती वापस आई क्या? मगर उनसे कुछ सही जवाब न मिलने पर मन ही मन सोचा, आज शाम को हॉस्पिटल से लौटते समय एक बार फिर उसके घर जाऊंगा। शाम को हॉस्पिटल का काम खत्म करके मैं मिंती के घर की तरफ चल पड़ा। देखा तो दरवाजे में ही वो बैठी थी। अस्त व्यस्त कपड़े, आंखें बहुत ही निराशा भरी जमीन की तरफ देख रही थी।
इतनी बड़ी परेशानी से गुजरी है, ऐसा होना तो स्वाभाविक ही था। मैं जेब में कुछ पैसे ले आया था मिंती को देने के लिए। मेरी आवाज़ सुनते ही वो हड़बड़ा गई और जल्दी से अपने कपड़े ठीक करके उठ खड़ी हुई। मुझे देखते ही जैसे उसके आंखों में तेज भर आया। बोली, मेरी बेटी पेट से थी, उन लोगों ने जबरदस्ती उसका गर्भपात करा दिया। तब से लड़की की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए काम में नहीं आ पा रही थी। कल से आऊंगी। मैं जैसे बेवकूफ की तरह उसके दरवाजे के सामने खड़ा था। मैंने तो सुना था उसकी नातिन सांप के काटने से मर गई है, मगर अभी तो मिंती दी के मुंह से कुछ और ही सुनना पड़ रहा है। मैंने पूछ लिया, अच्छा तुम्हारी बेटी की ससुराल कहाँ है? मुझे ऐसा लगा एक पल के लिए जैसे उसकी आंखें आग सी जल उठी और फिर बुझ गई। वो बोली, आप नहीं पहचानते हैं मेरी बेटी की ससुराल? वो जो बड़ा मकान है वही तो मेरी बेटी की ससुराल है। कौन सा बड़ा मकान? इस गांव में तो एक ही बड़ा मकान है। हाँ दादा बाबू, आप जिस मकान में रहते हैं वही। समझ रहा था इतना बड़ा मानसिक आघात लगने की वजह से शायद महिला की मानसिक स्थिति को ठीक नहीं रही। उसके हाथों में पैसे पकड़ाते हुए मैं बोला, एक काम करो, कुछ दिन थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद काम पे आना। कहकर मैं वापस आने के लिए जैसे ही मुड़ा, अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। दादा बाबू, बोल रही थी पहली बार गरीब के घर में आए हैं, थोड़ा सा मुंह मीठा और पानी जलपान जैसा कुछ करके जाइए ना। मैंने मना किया, मगर वो एकदम मेरे पैरों पर लौट गई। बाबू बाबू, बोले थी मेरी बेटी का कल्याण होगा, इस तरह से पहली बार घर आकर बिना जलपान किए जाना ठीक नहीं। सुनिए ना, सुन लीजिए। उसके जोर करने पर मुझे मानना पड़ा। घर के अंदर जाकर जमीन पर बिछी चटाई पर बैठ गया। घर में सामान कहने को एक लकड़ी की अलमारी और एक लकड़ी के स्टूल पर रखा मिट्टी का कलसा था। इतने दिन वो कहती आई थी उसके घर में बच्चे हैं, मगर ये घर तो पूरी तरह से सुनसान था। मुझे कमरे में अकेला बिठाकर मिंती कहीं चली गई। कमरे में एक लालटेन जल रही थी, उसकी हल्की टिमटिमाती रोशनी उसके आसपास ही पड़ रही थी और कमरे को आलोकित करने में वो समर्थ नहीं थी। मैं काफ़ी देर तक वहीं पर बैठा रहा। अचानक मैंने घड़ी देखी, 7:30 बज रहे थे। मतलब हॉस्पिटल से निकले हुए मुझे 45 मिनट हो चुके हैं। अरे इस तरह से तो और बैठा नहीं जाएगा, ऊपर से घर में भी सब चिंतित हो रहे होंगे। यही सोचकर मैं उठ ही रहा था कि अचानक कमरे में एक लड़की प्रविष्ट हुई। उसने एक हाथ में प्लेट में कुछ ढक रखा था और एक हाथ में पानी का ग्लास था। उसे मेरे सामने रख दिया। प्लेट का ढक्कन हटाते ही देखा उसमें 2-3 तरह की मिठाई रखी थी। मैं आश्चर्यचकित था। मैं क्या यहाँ मुंह मीठा करने आया हूँ? मैंने लड़की की तरफ देखते हुए कहा, देखो मैं इतना सब कुछ नहीं खाऊंगा। प्लेट से मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर खाया और पानी पीने लगा। बहुत प्यास लगी थी। पानी बहुत मीठा था। यहाँ के गांव के कुओं का पानी ऐसा ही होता है, मीठा और ठंडा। पियो तो आत्मा तृप्त हो जाती है। मैं उठने ही जा रहा था कि कहाँ से पता नहीं मिंती दी हड़बड़ाकर कमरे में प्रविष्ट हुई और मुझे देखकर बोली, बाबू ये मेरी बेटी नलिनी। ये नाम मैंने पहले भी सुना था। हाँ, जब पहली बार इस घर में आया था तब वहाँ इकट्ठा गांव के लोग कह रहे थे, नलिनी का घर, नलिनी का घर। मिंती जी जैसे मेरे मन की बात पढ़ ली और बोल पड़ी, आप लोग जिस घर में रहते हैं
वहीं पर इसकी शादी दी थी मैंने। खूब धूमधाम करके शादी करके चक्रवर्ती परिवार की बहू बनाया था अपनी बेटी को। उसके बाद जो क्या हो गया। अरे ये तो रोना गाना शुरू कर दिया इसने। इसके साथ साथ किसी के गो गो करने की आवाज भी कान में आ रही थी। सारी परिस्थितियां ऐसी होती जा रही थी कि दिमाग जैसे उलझने लगा था। इतने दिन तक वो कहती आ रही थी कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है और उसकी नातनियां उसके यहाँ पल रही हैं, और आज कह रही है उसकी बेटी को मिसकैरेज हो गया है। जैसे बोलने की ताकत ही खोता जा रहा था। जैसे एक मोहपाश में बंधा हुआ मैं सिर्फ मिनती दी की बातें सुन रहा था। वो फिर बोल पड़ी, क्या धूमधाम से शादी हुई थी। गांव के लोग तीन दिन तक के पात में बैठ कर खाए थे। एक साल के अंदर मेरी बेटी का पूरा शरीर ही बदल गया था। चक्रवर्ती बहू रानी मतलब मेरी बेटी की सास अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करती थी। फिर एक दिन खबर मिली मेरी नीलू पेट से है। मैं जाकर उनसे बोली कुछ दिन अपने घर ले जाकर रखती हूँ, मगर उसकी सास मानी नहीं। बोली उसकी बहू की मेरे यहाँ ठीक से सेवा शुश्रूषा नहीं होगी। मेरा हाल भी वैसा नहीं था, इसलिए मैं चुप हो गई। मैं जोर भी तो नहीं कर सकती थी। पहले तो उसी घर में काम करती थी। उन्होंने ही दया करके अपने घर की काम करने वाली की बेटी को अपने घर की बहू किया था। शादी होते ही शायद उनके घर का काम छोड़ दिया था। अचानक वो लड़की को लेकर कहाँ चले गए। 3-4 महीनों तक बेटी की कोई खबर नहीं। फिर एक दिन जब लौटे तो इसे देखकर मैं आश्चर्यचकित थी। कहाँ वो रूप, कहाँ वो लावण्य। एकदम दुबली पतली सी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त हो गई हो। वो दयनीय दृष्टि से मेरी तरफ देखती रहती थी। बरामदे में खड़े होके उस घर में प्रविष्ट होने की अनुमति अब मुझे नहीं थी। उस घर में जो तालाब है वहीं पर कपड़े धोए जाते थे। घर में काम करने वाली औरत को मैंने कहा, मैं कपड़े धो दूंगी, पैसे तुम ले लेना। बदले में मेरी बेटी से कहना जब मैं कपड़े धोने आऊं तब तालाब से दूर आकर खड़ी रहे, वहीं से मैं उसे देख लूंगी। शाम ढले सिर पर घूंघट ढालकर मैं कपड़े धोने जाती थी और मेरी नीलू वहाँ दूर खड़े रहती थी। वहीं से उसे देखकर आत्मा को तृप्त कर लेती थी। ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर को धीरे धीरे चूसता जा रहा था। फिर 1.5 साल बाद सुनने में आया मेरी नीलू फिर से पेट से है। वो लोग फिर से चले गए। वो जो धोबिन थी उसने बताया था शहर के किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने ले जाते हैं। अब धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब लगने लगी। नलिनी ये नाम अब पुरानी यादों से बाहर आने लगा। अपने डॉक्टरी जीवन की शुरुआत में जिस हॉस्पिटल में मैं इंटर्नशिप करता था वहां पर ऐसी बहुत सी लड़कियां आती थी। उनमें से कुछ ऐसी भी थी जो साल में 1-2 बार चेकअप के लिए आती थी। वहां पर कुछ अनैतिक चलता है, इस बात का एहसास तो मुझे हुआ था, मगर उस समय अपना कैरियर बनाना था, इसलिए वहां पर जासूसी करने और पता लगाने लायक समय मेरे पास नहीं था। डॉक्टर बाबू, अचानक मिनती दी की आवाज ने मुझे अतीत की यादों से वर्तमान में खींच लिया। इसके बाद की तो सुनिए। इस तरह 1-2 बार वो लोग मेरी बेटी को शहर ले गए और लौटा कर लाए एक कंकाल होते शरीर को। फिर एक बार जो गई मेरी बेटी वापस नहीं आई।
उसके बाद एक एक करके चक्रवर्ती खानदान के लोग पागल होने लगे। वो लोग सब नीलू को उस घर में देख सकते थे। अचानक दरवाजे के बाहर मेरी नजर गई। वो लड़की एक भाव से अब भी वहीं खड़ी थी। मिनती की बातों को सुनते हुए बीच बीच में उसका शरीर जैसे कांप उठता था। मन ही मन सोचा, शायद ये मिनती की दूसरी लड़की है। बड़ी बहन के साथ हुए अत्याचारों को सुनकर शायद आज भी कांप जाती है। कुछ दिनों बाद मेरा उस घर से बुलावा आया। कई सालों बाद उस घर में जाने की अनुमति मिली। बेटी की सास के कमरे में गई तो चौंक पड़ी। वो तो जैसे जैसे बिस्तर के साथ ही मिल गई थी। ऐसा दुबला पतला शरीर, जीभ जल गया था, ठीक से बात नहीं कर पाती थी। बड़ी तकलीफ के साथ उसने बताया, जितने बार भी नीलू गर्भवती हुई उसके पेट में कन्या संतान रहती थी। वो लोग शहर के बड़े हॉस्पिटल में उसका परीक्षण कराते और पैदा होने से पहले ही उसके पेट से निकालकर उसे मार देते थे। जिस हॉस्पिटल में ये सब काम होता था, वहां के लोगों का कहना था वो सिर्फ बच्चे को निकाल देंगे। लाश को ठिकाने लगाना मरीज के परिवार के लोगों का काम है। और उन लोगों ने तीन बच्चों के अपुष्ट शरीर की लाश को उस तालाब में ही फेंक दिया था। जानते हैं दादा बाबू, तालाब का पानी उतने दिनों में सड़कर हरा हो गया था। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा था। अचानक मिनती की कही हुई बात मेरे कानों में फिर से गूंज उठी। मेरी एकमात्र लड़की। तो फिर दरवाजे के पास इस वक्त जो खड़ी है वो कौन है? ये सोचकर दोबारा जब उस जगह देखा, वहां कोई नहीं था। मिनती अब भी बोले चली जा रही थी। उसके बाद से सब लोगों को नीलू दिखने लगी। उसके बाद से लोग उससे इतना डरने लगे कि कोई उसका पूरा नाम नहीं लेता है। लोग कहते हैं नीलू आई है, नीलू। वो तो पूरा नाम बुलाते ही चली आती है। धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। फिर अचानक मेरी बेटी की सांस गायब हो गई और 3 दिन तक खोजते जब सब लोगों ने आशा छोड़ दी, तब तालाब से उसकी लाश बाहर निकल आई। पूरे शरीर में, नाक मुंह में काई ऐसे घुस गई थी जैसे लग रहा था उसके शरीर के अंदर ही वो अपना निवास बना लिए हों। दोनों आंखें मरी हुई मछली की तरह खुली हुई आसमान को देख रही थी। जो इंसान उठकर एक गिलास पानी नहीं ले सकता था, वो इतनी दूर तालाब तक कैसे गया, ये किसी को नहीं समझ में आ रहा था। मगर मैं जानती हूँ नीलू लेकर गई थी उसे। हाँ, तब से उस घर के कोने कोने में नीलू घूमती फिरती है, अपने उन तीनों बच्चों को ढूंढती फिरती है। दिन भर वो उस तालाब के पानी में डूबी रहती है। बच्चे भी इतने शैतान, क्या बताऊं दादा बाबू। पहली मंजिल की रेलिंग के ऊपर चलते रहते हैं। मेरी लड़की की तबीयत मरने से पहले इतनी खराब हो गई थी, सीधा होकर खड़ा नहीं हो पाती थी। घुटनों के बल घर में घूमती रहती थी। खाट से गिरने की वजह से उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। उसके बाद ज्यादा दिन जिंदा नहीं रही थी ना, तभी तो मरने के बाद भी
वैसे ही घुटनों के बल उस घर में घूमती रहती है, जैसे जैसे हे देखिए। कहने के साथ साथ मिनती ने लालटेन उठाकर छत की तरफ रोशनी की और जैसे ही मेरी नजरें छत की तरफ गई मैं चौंक पड़ा। वही जेली जैसा पदार्थ इस वक्त छत पर धीरे धीरे घिसट रहा था। बचाओ 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 कहकर मैं बाहर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। अचानक फिर से मिनती ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, आपसे कहा था चले जाइए मगर आप नहीं गए ना। नीलू अपने सभी दोषियों को खोज कर सजा दे रही है। मगर मैं तो नहीं था। डॉक्टर सान्याल और उनके साथी डॉक्टर नीलांजन। ओह, आपको तो एक और बात कहना ही नहीं हुआ। अचानक मेरा हाथ खींचते खींचते वो आगे चली। मैं चौंक पड़ा। उस कमरे के बाद भी आगे एक और कमरा था, उस कमरे के मुकाबले बहुत छोटा। मिनती इस वक्त मेरा हाथ जिस तरह से खींच कर ले जा रही थी उसके उस खिंचाव की उपेक्षा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं था। अचानक वो कमरे में आकर रुक गई। मैं हड़बड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था। उस अंधेरे में मैंने किसी की बहुत हल्की सी चीख सुनी। जमीन पर हाथ मारकर महसूस करने से पता चला जमीन पर एक दुबला पतला शरीर पड़ा हुआ है और उसी के गले से ये हल्की हल्की आवाज आ रही। अचानक कमरे में तेज रोशनी जल उठी। उस कमरे में एक मिट्टी की कुप्पी थी जिसकी रोशनी ही इस वक्त फैल रही थी और कमरे में रोशनी होते ही मैंने देखा वहां पर एक नहीं अभी तो दो शरीर पड़े हुए हैं। एक शरीर मृत है और दूसरा अर्धमृत। और यह अर्धमृत शरीर और किसी का नहीं, डॉक्टर सान्याल का शरीर था। इंटर्नशिप करते हुए दूसरे शरीर के उस व्यक्ति को मैंने हॉस्पिटल में देखा था। डॉक्टर सान्याल के साथ उनका पार्टनर डॉक्टर नीलांजन। उस हॉस्पिटल में वो लोग गैर कानूनी गर्भपात का काम करते थे। लड़कियों के 4-5 महीने तक के गर्भ को भी नष्ट कर देते। अल्ट्रासोनोग्राफी से गर्भ का परीक्षण करके बताते थे गर्भ में लड़का है या लड़की और इसके बदले में लेते थे मोटी रकम। सब कुछ सांकेतिक तौर पर चलता था। अल्ट्रासाउंड में अगर लड़की पता चलती तो बाहर आकर कहते जय माँ दुर्गा और लड़का होने पर हर हर महादेव। कई बार मैंने देखा था अल्ट्रासाउंड के कमरे से निकलने के बाद जब ये दो शब्द कहते थे तो जय माँ दुर्गा सुनकर लोगों के चेहरे से जैसे खुशी गायब हो जाती थी। उस समय इस विशेष सांकेतिक शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता था मगर आज इतने साल बाद सब कुछ पानी की तरह साफ हो रहा था। मिनती इस वक्त भी मेरे पैर के पास ही बैठी है। कमरे में चिमनी की रोशनी से मैंने देखा अचानक डॉक्टर सान्याल के शरीर ने एक हिचकी ली और इसके साथ साथ उनके नाक और मुंह से वही हरी चिपचिपी जेली निकल आई और अचानक वो जेली धीरे धीरे मेरे पैर से होते हुए मेरे पूरे शरीर को अपनी जकड़ में ले। समझ में आ गया इनका अगला शिकार मैं हूं। हालांकि न्यूज में पड़ा था डॉक्टर नीलांजन अचानक गायब हो गए थे मगर डॉक्टर सान्याल भी मिसिंग है इस बात की खबर मुझे नहीं लग पाई थी। हालांकि डॉक्टर सान्याल से काफी समय तक मेरा कोई संपर्क भी नहीं रहा था। अचानक वो चिपचिपा पदार्थ धीरे धीरे मेरे कमर से ऊपर उठने लगा। मुझे समझ में आ रहा था कि अभी अगर मैं नहीं भागा तो फिर मेरा बच पाना मुश्किल हो जाएगा। किसी तरह से उसे शरीर से झटक कर फेंकने की कोशिश की। कुछ टुकड़े जमीन पर गिर भी गए मगर बाकी टुकड़े और मजबूती से मेरे शरीर को जकड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर के चमड़े के ऊपर एक और चमड़ा चढ़ने लगा है।
मैं किसी तरह से वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मुझे किसी भी हाल में घर पहुंचना होगा, वरना मेरी जिंदगी और नहीं रहेगी। मैं जानता हूं कि नलिनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मगर ये भी सच है कि सब कुछ जानने के बाद भी मैंने कभी प्रतिकार नहीं किया था और नलिनी जैसी न जाने कितनी लड़कियां होश ऊचड़ खाने में पली दी गई थी और शायद मेरे उस पाप की सजा देने के लिए ही आज नलिनी मेरे पास आई थी। कितनी देर दौड़ा था पता नहीं। मेरे शरीर के हाथ और पैरों के तलवों को छोड़कर पूरा शरीर उस लीजिए पदार्थ से ढकता चला जा रहा था। अचानक घर का दरवाज़ा खोलते ही सामने देखा पिताजी, मालती और सुरेंद्र थे। वो सब पागलों की तरह इधर उधर टहल रहे थे। मुझे देखते ही चौंक पड़े। जैसे ही मालती मेरी तरफ बढ़ी, सुरेंद्र चीख पड़े, एकदम नहीं छुएगा। मैंने 1000 बार डॉक्टर साहब को वहाँ जाने के लिए मना किया था। मैं सारी घटना आज दोपहर को ही जान सका और सावधान करने के लिए आया और आकर यहाँ पर ये सब देखने मिला। अचानक वो मालती से बोले, आप जल्दी से मिट्टी के तेल की जरिकन ले आइए। सुनकर एक बार फिर से मेरा शरीर कांप उठा। तो क्या जहाँ मैं बचने की उम्मीद लेकर आया हूँ वहाँ पर ये लोग मुझे जलाकर मार डालेंगे। मालती रसोई की तरफ दौड़ी और जब वापस आई तो उसके हाथों में 5 लीटर का जेरिकेन था जिसमें वो नीला द्रव छलक कर बाहर आ रहा था। उसके हाथों से वो जेरिकेन लेकर सुरेंद्र धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। दूर खड़े पिताजी अतनाद कर उठे, नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है, उसे छोड़ दो। सुरेन, तुम क्या उसे जलाकर मार दोगे? ओह, पिता होकर अपनी संतान की आंखों के सामने मृत्यु मुझे देखनी पड़ेगी। नहीं, उससे अच्छा है मुझे मार डालो उससे पहले। मालती रो रही है। अपनी माँ को रोते देखकर टुकाई भी जोर से रोने लगी। पूरी पृथ्वी जैसे आंसुओं में डूबती जा रही है। मैं और खड़ा नहीं रह सका। वो लिजलिया पदार्थ अब मेरे पैरों में जकड़ता जा रहा था। मैं फर्श पर गिर पड़ा। सुरेंद्र मेरी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। उनके हाथों में वही लाइटर था जिसे मैं पिछले दिनों ही खरीद कर लाया था, क्योंकि माचिस से सिगरेट जलाने में परेशानी होती थी। क्या सोच कर लाया था, और वो मेरी ही मौत का कारण बनने जा रही थी। सुरेंद्र के चेहरे में अजीब सी क्रूरता थी। मैं जमीन पर पड़े उन्हें देख पा रहा था। उनके हाथों से छलक कर गिर रहा वो नीला द्रव भी मेरे पूरे शरीर में छा जाएगा और फिर जल जाएगा मेरा पूरा शरीर। दूसरी तरफ वो हरा लिजलिया पदार्थ अब मेरे नाक और मुंह से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक जैसे उस रात सपने में देखा था मैंने। मगर अब ये सपना नहीं, मेरे जीवन की सच्चाई थी। सुरेंद्र अब मेरे बिल्कुल करीब आ गए थे। अचानक उनका चेहरा मेरे कान के पास आने लगा था। पिताजी की आवाज़ कानों में पड़ी, सोमू। इसके बाद शायद वो बेहोश हो गए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मन ही मन कहने लगा, हाँ, डाल दो और लगा दो आँख। अगर मेरी मौत से ही नलिनी की आत्मा को शांति मिल सकती है तो यही सही। जो पाप मैंने अपनी आंखों से होते देखा मगर उसका प्रतिकार नहीं किया, उसकी सजा इस धरती पर ही मुझे मिलनी है, और मिल जाए। अचानक सुरेंद्र की आवाज़ कानों में पड़ी, थोड़ी देर और सहन कीजिए डॉक्टर बाबू, थोड़ी देर और सहन कीजिए। कहने के साथ साथ अचानक वो तालाब की तरफ दौड़ पड़े। मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था, क्योंकि अब वो हरा पदार्थ धीरे धीरे मेरी आंखों को ढक लिया था। मेरी बाईं आंख उससे पूरी तरह से ढक चुकी थी। दाईं आंख को किसी तरह से खोलकर मैंने देखा सुरेंद्र तालाब के पानी में मिट्टी तेल डाल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, छोड़ दे बाबू को, छोड़ दे, वरना तेरी सारी संतानों को भी जलाकर राख कर दूंगा, छोड़ दे। मगर कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने पूरा मिट्टी तेल तालाब में डालने के बाद जैसे ही माचिस की एक तीली जलाई, एक तेज हवा का झोंका उस माचिस को बुझा गया।
और ये झोंका उठा था मेरे शरीर से। अब मेरा शरीर उस लीजिए पदार्थ से पूरी तरह से आदाज हो चुका था। अचानक तालाब से अजीब तरह का रुदन आने लगा था। वो हरा पदार्थ धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़ रहा था। सुरेंद्र घबरा कर पीछे छिटक गए थे। मैं उठकर तेजी से घर की तरफ दौड़ा। चारों तरफ एक साए साए की आवाज़ के साथ हवा चलने लगी थी। पिताजी के चेहरे पर पानी डालने से उन्हें होश आ गया था। सुरेंद्र बोले, जल्दी जल्दी घर के बाहर चलिए डॉक्टर बाबू, जल्दी चलिए। हम लोग घर से बाहर निकल आए। अब पूरे घर को वो हरा पदार्थ धीरे धीरे अपनी आगोश में लेता जा रहा था। सपने में देखी हुई हर घटना जैसे सच होकर मेरे सामने प्रकट होती जा रही। घर के अंदर से बहुत से लोगों का आर्तनाद के साथ साथ बहुत से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। अचानक ही तालाब की तरफ से एक तेज सफ़ेद रोशनी उठी। तेज बिजली गिरी थी तालाब पर। धू धू करके जल उठा था तालाब। उसके बाद एक और तेज बिजली कड़कने की आवाज। हम लोग थोड़ा और पीछे आ गए। मालती ने चीकू के कानों को अपने हाथों से ढक रखा था। अचानक गांव के सभी घरों से शंखनाद की आवाज गूंज उठी और उस तेज बिजली की गड़गड़ाहट ने उस घर के दूसरे माले को धू धू कर जला दिया। इसके बाद तेज बारिश शुरू हो गई। हम लोग पत्थर की तरह घर के बाहर खड़े रहे। बारिश के पानी से घर की आंख बुझ चुकी थी। आज रात के लिए पिताजी, मालती और चिक्कू हॉस्पिटल के कमरे में रहेंगे। सुरेंद्र और मैं इस वक्त घर के बाहर ही खड़े हैं। बहुत से टॉर्च की रोशनी हमारी टॉर्च की रोशनियों का अनुसरण कर रही है। तालाब के पानी से अब हरा रंग जा चुका है। वहाँ कालापन फैल गया है। वो क्या है सुरेंद्र? टॉर्च की रोशनी तालाब की तरफ फेंकते ही मेरा शरीर जैसे सिहर उठा। एक इंसानी आकृति है। टॉर्च की रोशनी में समझ में आया, मिनती दी। टॉर्च की रोशनी पड़ने पर भी उनके शरीर में कोई हरकत नहीं। आंखों पर तेज रोशनी पड़ने के बाद भी कोई हलचल नहीं। तेज रोशनी में भी आँख की पलकें नहीं झपकी। मैं आगे बढ़ा था। अचानक सुरेंद्र पीछे से चिल्ला पड़े, मगर पता नहीं क्यों सुनकर भी नहीं सुना। पास जाकर देखा, मर चुकी है मिनती दी। शायद बिजली गिरने से जलकर मर गई थी। पास जाते ही मांस जलने की बदबू से मेरा जी मचल उठा। वापस लौट के आ ही रहा था कि अचानक मेरी नजरें उसके चेहरे की तरफ गई। दोनों आंखों की पुतलियां बाहर लटक गई थी। मुंह में एक भयानक हंसी थी। लग रहा था जैसे बोल रही हो, नीलू चली गई है मगर मैं वहीं चक्कर खाकर गिरने ही वाला था कि अचानक सुरेंद्र दादा के मजबूत हाथों ने मुझे रोक लिया। मना किया था ना डॉक्टर बाबू, बिजली गिरकर मरी है, उसके पास नहीं जाना चाहिए। पता नहीं फिर क्या हो जाए। मगर इस वक्त कुछ भी सोचने की हालत में मैं नहीं था। मैं किसी तरह से कमजोर शरीर के साथ हॉस्पिटल में लौट आया। कल सवेरे ही ये गांव छोड़ दूंगा। फिर कुछ दिन आराम करके दूसरी नौकरी की तलाश करूंगा। मगर पता नहीं क्यों बार बार मेरा मन कह रहा है, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। मिनती दी की कही हुई बातें क्या सिर्फ कपोल कल्पित थी या फिर उसकी अतिथि अब भी ख़त्म नहीं हुई है।